नमस्ते बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मनु हमारा चैप्टर चल रहा है। आज हम मनुस्मृति के अनुसार बताई गई मंत्रिपरिषद पर चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद की आवश्यकता बताते हुए मनु ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अकेला ये काम संपादित नहीं कर सकता, अतः महान फल देने वाला राज्य कार्य तो अकेले राज्य के द्वारा चलाया ही नहीं जा सकता। इसलिए राजशक्ति का प्रयोग अकेले राजा द्वारा नहीं वरन संस्थागत रूप में ही किया जाना चाहिए। अतः शासन कार्यों का संचालन करने के लिए राजा के द्वारा मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट है मंत्री पद पर क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मनु के अनुसार मंत्रियों की योग्यता में वह कुलीन हो, शूरवीर हो, शस्त्र चलाने में निपुण हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो और जो बुद्धिमान हो, आपात स्थिति में भी नहीं घबराए, शत्रु के दबाव में ना आए, जो आलस्य रहित हो, ज्ञानी हो, अपने कार्य के प्रति उत्साही हो, उन्हें ही मंत्रिपरिषद में लेना चाहिए। विभागों के वितरण के संबंध में भी वे कहते हैं कि मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी विभाग का विशेष जानकार होता है, अतः उसे वही विभाग सौंपा जाना चाहिए। जैसे शूर, दक्ष और कुलीन सदस्य को वित्त विभाग देना चाहिए, सूची आचरण सदस्य को रत्न खानी विभाग, भीरू सदस्य को अंतर्निवेश विभाग, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता मनोवैज्ञानिक अंतःकरण से शुद्ध तथा चतुर और कुलीन व्यक्ति को संधि विग्रह विभाग का अधिष्ठाता बनाया जाना चाहिए। राजा को राष्ट्र एवं कोष अपने अधीन रखने चाहिए। फिर है मंत्रियों के दायित्व और अधिकार क्या है। यद्यपि मनु ने मंत्रियों के दायित्व एवं अधिकारों की विस्तार से विवेचना नहीं की है, लेकिन मनुस्मृति के अध्ययन से ही स्पष्ट है कि वह मंत्रिपरिषद को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानता था शासन संचालन के लिए। मंत्री द्वारा अपने अधीन विभिन्न राज्य कार्य हेतु अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी। इन अध्यक्षों का कार्य था अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना। मंत्रियों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी अध्यक्षों, समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। उन पर आवश्यक नियंत्रण रखा जाना चाहिए तथा जहां आवश्यक हो उनका मार्गनिर्देशन किया जाना चाहिए। मंत्रियों के द्वारा आंतरिक व्यवस्था और परराष्ट्र संबंधी संबंध सभी बातों के संबंध में राजा को निर्भयता के साथ परामर्श दिया जाना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह मंत्रियों के परामर्श को राजा के कार्यों से असहमत मंत्रियों के परामर्श को भी उचित महत्व दे। फिर है मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। मनुस्मृति में देखिए बच्चों, राजा द्वारा मंत्रियों से पृथक पृथक विचार करने और संपूर्ण मंत्रिपरिषद के साथ सामूहिक रूप से विचार विमर्श करने दोनों ही विधियों का उल्लेख किया गया। मनु कहते हैं कि राजा का महत्वपूर्ण एवं जटिल समस्याओं के संबंध में दोहरे विचार विमर्श की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। इन समस्याओं पर पहले राजा मंत्रिपरिषद के सदस्यों से पृथक पृथक एकांत में मंत्रणा करें। इसके उपरांत इन समस्याओं पर सभी मंत्रियों के साथ बैठकर सामूहिक रूप से विचार करें। इस प्रकार के समस्त विचार के उपरांत राजा इन विषयों पर सविवेक से निर्णय ले। मंत्रियों से पृथक पृथक परामर्श और मंत्रिपरिषद के साथ सामूहिक परामर्श प्राप्त करने की इन दोनों विधियों को परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जाना चाहिए। फिर है कि मंत्रणा की गोपनीयता बहुत अधिक जरूरी होती है मंत्रिपरिषद के लिए। अभी भी जरूरी है, आपने 12th तक पढ़ा होगा, उस समय भी मनु ने कहा कि गोपनीयता होना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो जो चर्चा की जाती है वो पहाड़ पर, एकांत महल में, निर्जन वन में या राजा को दूसरों से अज्ञात होते हुए मंत्रिमंडल के साथ मंत्रणा करनी चाहिए। मंत्रणा को समय चाहिए राजा को जड़, गूंगे, बहरे, सुआ, तोता, मैने, वृक्ष, स्त्री, रोगी आदि को वहाँ से हटा दे, क्योंकि कई बार इससे गोपनीयता भंग हो जाती है। मनु का मत है कि दिन के मध्य अथवा अर्धरात्रि में अशांति से रहित होकर शासक को मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए। मंत्रणा की गुप्तता पे मनु बहुत अधिक बल देते थे और वो कहते थे, जिस राजा के मंत्र को दूसरे व्यक्ति नहीं जान पाते, कोष से हीन होने पे भी ऐसा राज्य पृथ्वी का भोग करता है। तो देखिए बच्चों, मंत्रिपरिषद के संबंध में जब हम मनु के विचारों को देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में ये सारी बातें बहुत मान्यता प्राप्त थी। उसने मंत्रियों की आवश्यकता पर बल देते हुए मंत्रणा के समय, स्थान और मंत्रणा की प्रणाली को भी बताया है तथा विभागीय प्रथा की इस ओर संकेत किया गया है। मंत्रियों में एक प्रधानमंत्री जैसा बताया गया है जिसे मुख्य अमात्य कहा गया है। तो ये तो बच्चों हो गई आपकी मंत्रिपरिषद। अब हमने
कल राजा के कार्य किए थे इसके पूर्व के लेक्चर में। तो जब हमने राजा के कार्य देखे तो राजा के कार्य बहुत अधिक विस्तृत थे। तो चूँकि मनु ने राज्य की देवी उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसने राजा में दिव्यता की कल्पना भी की थी, है ना। लेकिन मनु की विचारधारा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित देवी सिद्धांत और निरंकुशता से भिन्न है। पाश्चात्य विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए राजा को निरंकुश बताया, है ना। लेकिन मनु ने राजा को ऐसी निरंकुश शक्ति प्रदान नहीं की। उन्होंने राजा की सत्ता पर निम्नलिखित नियंत्रण लगाए। सबसे पहला, धर्म का नियंत्रण। मनु ने राजा को धर्म के अधीन रखा है और इस बात पर बल दिया है कि राजा सदैव ही प्रजा का पालन तथा उसकी रक्षा करे। राजा को देवी अथवा देवांश बताया गया, किंतु बल उसके देवत्व पर है, न कि उसके अधिकार। चाहे जिस प्रकार शासन करने पर और देवत्व पर बल देने का तात्पर्य यह है कि राजा के द्वारा देवी गुणों के आधार पर प्रजा का पालन किया जाना चाहिए। मनु ने अपने ग्रंथ में राजधर्म के नाम से राजकीय कर्तव्यों को परिभाषित किया और उन्होंने लिखा है, स्वयं धर्म से शासित रहते हुए प्रजा के व्यवहार में धर्म को सुनिश्चित करना मनु के अनुसार शासन का पवित्र कर्तव्य है और राजधर्म की अवहेलना करने पर शासक देवत्व से गिर जाता है। मनु शासक पे धार्मिक नियंत्रण की व्यवस्था करके उसको उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हैं। फिर है बच्चों संस्थागत नियंत्रण। राजा की शक्ति पर संस्थागत नियंत्रण भी लगाए गए हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट विधान है कि मनुष्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में राजा के लिए मंत्रियों एवं अन्य शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा प्राप्त करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए दूसरे राज्य में दूत भेजे गए दूतों के कार्य का मूल्यांकन करने, उसके स्थान पर दूसरे दूतों की नियुक्ति आदि विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा करना आवश्यक है। मनुस्मृति में कराधान की शासक की शक्ति को नियमों के अधीन माना गया है और ये कहा कि कर लेने की राजा की शक्ति को मर्यादित रहना चाहिए। जैसे कि जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़े थोड़े अपने खाद्य क्रमशः रक्त, दूध और मधु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक ग्रहण करना चाहिए। इसके अधिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण का भी उन पर नियंत्रण है। मनु ने राष्ट्र के प्रशासन के लिए उसका छोटी इकाइयों में विभाजन तथा शासकीय शक्ति का विकेंद्रीकरण आवश्यक माना है। स्थानीय प्रशासन के संबंध में शासक को असीमित अधिकार नहीं दिए गए हैं। मनु का मत है कि शासक की शक्तियों एवं कार्यों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से शासक की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी अंकुश रखा जा सकता है। फिर राजा के लिए जो दंड विधान किया गया था, राजा विशिष्ट देव होकर भी साधारण प्रजाजन की भांति दंड भोगता है। इतना ही नहीं, वरन जिस अपराध में साधारण व्यक्तियों को केवल 1 पर्ण का दंड दिया जाता है, उसी में राजा को अधिक ज्ञानी होने के कारण 100 पर्ण दंड मिलता है। तो इस कारण दंड में नैतिक आलोचना की जाती है, तो राजा ध्यान रखता है कि वह लोक कल्याण में ही कार्य करे। इसके अतिरिक्त है मनुस्मृति में जो राजा के लिए व्यक्तिगत गुण प्रशिक्षण की जो व्यवस्था की थी, वो भी उन पे एक नियंत्रण की स्थापित करता है। मनुस्मृति में राजा के लिए विशेष व्यक्तिगत गुणों पे बल दिया, उनके लिए कठोर प्रशिक्षण और कठोर दिनचर्या की व्यवस्था की है। इसके आधार पर भी शासक के अमर्यादित होने की कोई संभावना नहीं रहती है। मनुस्मृति के अनुसार राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत, लोकप्रिय होना चाहिए और राजा के लिए जो प्रशिक्षण वो बहुत कठोर था और दिनचर्या भी ऐसी थी कि भोग विलास के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता था। तो इस कारण है जो राजा की सत्ता पे बहुत इम्पोर्टेंट नियंत्रण था। ठीक है, इस प्रश्न ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।